वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। यहाँ आज हम लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी के सब्जेक्ट पेपर में मॉड्यूल नंबर 5 को इस लेक्चर में कवर करेंगे। इस मॉड्यूल के ऊपर मैं आऊं उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मॉड्यूल नंबर 6 और 7 के अंदर जो हमने कवर किया है पिछले वीडियोस में वो इससे जुड़ा हुआ है। मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर हेडिंग जो दी हुई है वो है स्मॉल प्रोजेक्ट राइटिंग। पिछले वीडियो के अंदर हमने मॉड्यूल 6 के अंदर लीगल प्रोजेक्ट की बात की थी। यहां पर लीगल प्रोजेक्ट की बात नहीं की गई है, ये स्मॉल प्रोजेक्ट राइटिंग की बात कर रहा है, यानी कि कोई सा भी स्मॉल प्रोजेक्ट जो कि लीगल के अलावा हो, लेकिन अगर यहां पर ये लीगल प्रोजेक्ट भी हो स्मॉल तो भी इन सब चीजों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैं बार बार बता चुका हूं आपको कि स्मॉल प्रोजेक्ट राइटिंग, जिसको हम मिनी प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ये किस फील्ड में किया जा रहा है वो अपनी जगह है। बाकी किसी भी रिसर्च की, किसी भी प्रोजेक्ट की कुछ बुनियादी बातें होती हैं जो हर प्रोजेक्ट में, हर रिसर्च में फॉलो की जाती हैं, तो उन्हीं को यहां इस लेक्चर के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर आपके यहां बताया गया है, तो इसको हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और ये ऐसी टर्म्स हैं जिसको आपके सेशन की स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी उसके अंदर मैंने कहीं ना कहीं रिफर किया था। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वर्ड मैंने ऐसा लिखा हो जिसको आपने अब तक ना सुना हो या मैंने पहले ना बताया हो, फिर भी इस मॉड्यूल के अंदर अलग से एक जगह दिया हुआ है, इसलिए हम इसको कवर कर लेते हैं। तो लिखा है कि भाई स्मॉल प्रोजेक्ट राइटिंग जब भी की जाएगी, स्मॉल प्रोजेक्ट मतलब वही जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं वो स्मॉल प्रोजेक्ट ही है, उसके अंदर एक हेडिंग दी हुई है फॉर्मुलेटिंग प्रोजेक्ट टॉपिक। वर्ड है फॉर्मुलेटिंग, यानी कि फॉर्मुलेट किया जाएगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर हमें तो प्रोजेक्ट बना बनाया दे दिया जाता है, हम तो फॉर्मुलेट करते ही नहीं है। बात सही है आपकी, लेकिन इसके अंदर जो हम आपके टीचर्स आपको प्रोजेक्ट टॉपिक दे रहे हैं वो एक तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाने के अंदर बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। अगर प्रोजेक्ट टॉपिक फॉर्मुलेट नहीं किया जाएगा तो आप बनाओगे किस पर? ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जो टॉपिक आपने, मतलब आपने अगर कोई टॉपिक फॉर्मुलेट कर भी लिया तो ये संभावना है कि आपके जो दूसरे साथी हैं उन्होंने भी वैसा ही या सेम टॉपिक फॉर्मुलेट कर लिया हो, तो वो प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम आपके जो टीचर्स हैं, हम लोग आप सभी को टॉपिक फॉर्मुलेट करके दे देते हैं, क्योंकि हम उसमें ये ध्यान रखते हैं कि एक टॉपिक जो एक स्टूडेंट को दिया गया है वो दूसरे स्टूडेंट से मैच ना करे, ताकि सबका टॉपिक अलग अलग बने, सबके प्रोजेक्ट्स अलग अलग बने। तो टॉपिक जो हम फॉर्मुलेट करके आपको देते हैं ये आपके प्रोजेक्ट की इनिशिएशन में हम आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है। कायदे से जो रिसर्च होती है उसके अंदर रिसर्चर को टॉपिक फॉर्मुलेट करना होता है खुद को, until senior authority has directed him or her to conduct a research upon a particular topic। ठीक है। तो टॉपिक फॉर्मुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं होगा कि रिसर्च करनी किस पर है, या फिर मैंने आपको सिंपली कुछ बोल दिया कि आप ऐसा कुछ कर लेना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने आपको कह दिया कि सिविल लॉ के ऊपर सोसाइटी में आज के टाइम में जो बदलाव जरूरी है उस पर आप रिसर्च करिए। अब मैंने ये सिविल लॉ तो बोल दिया, लेकिन सिविल लॉ में तो बहुत कुछ आता है, तो फिर अब उस पूरे के पूरे सिविल लॉ में क्या आप हर एक लॉ के ऊपर, क्योंकि सिविल लॉ में बहुत सारे लॉ आते हैं, तो हर एक लॉ के ऊपर आप क्या रिसर्च करना शुरू कर दोगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका बहुत सारा टाइम आपका उन लॉज को ही आइडेंटिफाई करने में लग जाएगा पहले तो, कि वो लॉज सिविल हैं कौन कौन से। ठीक है ना। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और वो एक वाइड रेंज रिसर्च हो जाएगी, जबकि रिसर्च हमेशा एक फिक्स टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। पीएचडी में भी ऐसा ही होता है,
एग्जैक्ट एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर रिसर्च करनी होती है। तो टॉपिक फॉर्मुलेट इस तरह से किया जाना चाहिए कि वो हेडिंग ही, वो टॉपिक जिसको हम टाइटल बोलते हैं ऑफ रिसर्च, वो अपने आप में पूरी की पूरी रिसर्च का एक या दो वर्ड्स में या एक लाइन के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर वो उसका ओवरऑल आइडिया दे दे कि ये रिसर्च इसके ऊपर है। अब मैं सिविल लॉ से और शॉर्ट में आ जाऊं, मैं कहूं कि सिविल लॉ में तो जो है हिंदू लॉ भी आता है। तो अब सोचने की बात यह है कि हिंदू लॉ भी अपने आप में काफी बड़ा है। अब मुझे उसके ऊपर भी विशेष आना पड़ेगा कि हिंदू लॉ के अंदर मैं कहता हूं कि डिवोर्स के ऊपर बनाइए आप, तो फिर ये कहीं ना कहीं एक फिक्स हो गया है कि भाई डिवोर्स के ऊपर बनाना है। अब डिवोर्स में जुडिशियल डिक्री से भी होता है, म्यूचुअल कंसेंट से भी होता है। अब उसमें कई ग्राउंड्स भी होते हैं, क्रूअल्टी के, और 7 साल तक नहीं मिलते हैं, वो भी हैं। वो सब आपने या तो पढ़ ली होंगे या आपके आगे आ जाएगा, हिंदू लॉ के अंदर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देयर मस्ट बी स्पेसिफिक टाइटल, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर अपॉन विच यू विल कंडक्ट योर रिसर्च। तो टॉपिक हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, ये इसकी खासियत है। ठीक है, तो फॉर्मुलेट करते टाइम इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज ये कि प्रोजेक्ट टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो उसके ऊपर रिसर्च करना। ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर रिसर्च करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो। तीसरी चीज कि आप जो भी प्रोजेक्ट टाइटल चुन रहे हैं एज रिसर्चर, मैं आपके एलएलबी लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं कि रिसर्चर जब भी कोई टॉपिक चूज करता है जिसके ऊपर वो रिसर्च करने वाला है, तो वो उसके इंटरेस्ट का भी होना चाहिए, अनटिल ही हैज बीन डायरेक्टेड एंड कंपेल्ड टू डू। क्योंकि अब ऐसे कंडीशन में उसको वैसा करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको जब हम प्रोजेक्ट टॉपिक देते हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती है कि आप उस पे ना करके किसी और पे कर लो। आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन होते हैं कि आपको उसी टॉपिक के ऊपर अपनी रिसर्च करनी है और प्रोजेक्ट बनाकर जमा करवाना है। तो वैसी स्थिति है तब तो ठीक है। अदरवाइज जनरल बात यह है कि मुझे लगता है कि सोसाइटी के अंदर ऐसी कोई बात है जिसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, तो फिर बाद में उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट भी तो हो। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बाद में अगर मैं रिसर्च करूंगा तो फिर उसमें परिणाम उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने की आ जाने चाहिए। ठीक है, और वो टॉपिक जो है वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, कोई सेंस रखना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए जिसके ऊपर रिसर्च की जाए। ठीक है ना। अगर वो कोई यूजफुल नहीं है किसी भी तरीके से, ना वो आपके काम का है ना सोसाइटी के काम आएगा, तो ऐसी रिसर्च का कोई सेंस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे रिसर्च को हम बैड रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मुलेटिंग प्रोजेक्ट टॉपिक के अंदर हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट इसके अंदर जो आपके दिया हुआ है वो है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। उससे पहले ये है डेवलपिंग ए वर्किंग हाइपोथेसिस। इसको हम देखते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है ये हम पहले ही कर चुके हैं। हाइपोथेसिस मतलब कि जो भी रिसर्च आप करोगे, जिसके लिए आपको टाइटल दे दिया गया है या आपने चुन लिया है, उसके बारे में आपके प्रिजम्पशन क्या है, आपके पास ऑलरेडी उसके बारे में क्या नॉलेज है, चाहे वो एक्सपीरियंस के थ्रू होगा या फिर आपके पास कैसे भी नॉलेज आया होगा। ठीक है ना। मीडियम ऑफ नॉलेज से मतलब नहीं है। अल्टीमेटली बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके पास में उसके रिगार्डिंग क्या डेटा है आपके माइंड में, आप क्या उसके बारे में समझते हैं। तो आपकी जो पहली सोच है उसके बारे में, वो सारी की सारी जो आइडिया है वो हमारी हाइपोथेसिस कहलाती है। ठीक है, हाइपोथेसिस जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस का ही हो भी सकता है, मना नहीं है, ये पॉसिबल है कि हाइपोथेसिस आपका एक सेंटेंस का ही हो, पॉसिबल तो है। लेकिन टॉपिक जब मैंने कहा कि आप इस तरह का चुनते हैं जो कि मीनिंगफुल हो, यूजफुल हो, उसका सेंस हो, तो सीधी सी बात है कि वो कभी भी हाइपोथेसिस आपकी एक हाइपोथेसिस को तो कंटेन नहीं करेगा, उसमें आपकी हाइपोथेसिस एक से ज्यादा बनेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था डिवोर्स का, तो डिवोर्स के ऊपर अगर आपको टॉपिक बनाना है तो उसमें आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी कि भाई डिवोर्स के मैटर खूब बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब आपने अभी तक मेहनत नहीं की है उसके ऊपर, आपने अभी रिसर्च करना स्टार्ट नहीं किया है, ये सब आपको पहले से पता है या आपने कहीं ऑब्जर्व किया है। ठीक है, दिस इज योर आइडिया। तो आपके दिमाग में आता है कि डिवोर्स के मैटर आज के टाइम में बहुत बढ़ रहे हैं,
तो एक हाइपोथेसिस तो हुई ना, एवरीथिंग विच इज इन योर माइंड रिगार्डिंग दैट टॉपिक, जिसके ऊपर आप रिसर्च करोगे, तो वो सब कुछ आपका हाइपोथेसिस है। कि डिवोर्स के मैटर खूब बढ़ रहे हैं, एक हाइपोथेसिस हो गई। दूसरी हाइपोथेसिस कि डिवोर्स के क्या कारण हो सकते हैं जो आपको लगता है, भले ही शायद वो कारण ना हो, आगे रिसर्च के अंदर जब हम उसको साबित करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट ये निकले कि जो ग्राउंड्स आपने सोचे थे डिवोर्स के रिगार्डिंग, वो ग्राउंड ना निकले, कुछ और ही ग्राउंड निकल रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बार आप उसको हाइपोथेसिस में मेंशन जरूर करोगे, ठीक है। एकल परिवार बढ़ रहे हैं, इसका रिजल्ट डिवोर्स का, कि डिवोर्स जो है उन घरों में होने की संभावना ज्यादा बढ़ रही है जहां पर जो संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है, वहां पर हस्बैंड या वाइफ या वो जो पति पत्नी के छोटी सी फैमिली है वो उन सबके साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, और धीरे धीरे कलह बढ़ जाती है और एकल परिवार आ जाता है। और अगर वहां पर भी शांति नहीं है तो फिर डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल रिजल्ट है जो हो सकता है, जो हमारे हाइपोथेसिस में हो सकता है कि ये सब सच ना हो, या हो सकता है ये सब सच हो, वो रिसर्च का पार्ट है, ठीक है। हाइपोथेसिस भी रिसर्च का ही पार्ट है, लेकिन ये इनिशिएशन है कि हम एक हमारा अजम्पशन ले रहे हैं कि क्या हो सकता है। और यहां पर एक वर्ड है वर्किंग हाइपोथेसिस। अभी जो हमने बात की वो है हाइपोथेसिस, अब ये आ रहा है वर्किंग हाइपोथेसिस। एक इसकी स्पेलिंग पे ध्यान देना, मैं बार बार बोलता हूं कि हाइपोथेसिस की स्पेलिंग में लास्ट में SIS आ रहा है, मतलब सिंगुलर है, और अगर इसी में SES आ जाएगा, SES, तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना। SISES नहीं होता है, वो गलत है। वर्किंग हाइपोथेसिस क्या चीज है? हाइपोथेसिस आपके दिमाग में 10-15 आ गई, लेकिन क्या हर एक उस हाइपोथेसिस के ऊपर आप रिसर्च करोगे क्या? ऐसा नहीं है। आपने 10-15 हाइपोथेसिस लिख दी, आप चाहें तो उसमें एक अलग से कॉलम बना सकते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस का, कि इसमें से वो पॉइंट्स हाइपोथेसिस के कौन से हैं जिसके ऊपर आप वर्क करोगे, मतलब जिसको आप चेक करोगे वेदर दिस इज ट्रू और रॉन्ग, ठीक है ना। ये आप रिसर्च में चेक करोगे। तो वो सारी हाइपोथेसिस वाले पॉइंट हमारे वर्किंग हाइपोथेसिस होते हैं। मैंने कहा हाइपोथेसिस वाले पॉइंट, मतलब ये है कि हाइपोथेसिस आप चाहें तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और आप चाहें तो हाइपोथेसिस को पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सही जो तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है, वो यही है कि हाइपोथेसिस को हमेशा पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, अच्छा लगता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि आउटलुक अच्छा लगना चाहिए, उससे करने में मजा आता है, सारी चीजें एकदम क्लियर होती हैं, और जो अथॉरिटीज को सबमिट किया है आपने, उसको भी एकदम समझ में आता है कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर होता है। और मैं फिर कहूंगा ये बात आप अपनी हैबिट में डाल लीजिए, और सिर्फ इस टॉपिक के लिए ही नहीं, बल्कि जो आपके आंसर्स होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स का आंसर आप लिखते हैं, उसके अंदर भी आप इस आदत को डालिए। जहां पर पॉइंट्स बन सकते हैं वहां पॉइंट बनाइए, अच्छा लगता है। तो आप हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस से वर्किंग हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं ताकि रिसर्च स्टार्ट की जाए। हाँ, ये हो सकता है कि हाइपोथेसिस अगर आपके बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि टैक्स के ऊपर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, अब टैक्स के बारे में आपको मैं मान लेता हूं कि कोई आइडिया ही नहीं है आपको पहले वाली जो टैक्स का सिस्टम हुआ करता था वो सब तो पता था, ठीक है, लेकिन अब जो नया सिस्टम आ गया है जीएसटी का, तो जीएसटी भी 3 तरह की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी पता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है ना। तो 3 तरह की होती है। अब ये सब आपको पता है या नहीं है? अगर नहीं पता है तो फिर आपकी हाइपोथेसिस वहां पर 0 है। अब क्या करोगे? अब आप रिसर्च करने से पहले एक छोटी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हो उसके बारे में, ताकि आपकी हाइपोथेसिस डेवलप हो चुके, आप उसको समझो तो सही। जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप डायरेक्ट ही केस लो भी जाते हो क्या? कोई सेक्शन खोल दिया, फॉर एग्जांपल सेक्शन आपने 14 खोल दिया जी, या 17 खोल दिया फ्रॉड का, तो फ्रॉड का आपने सेक्शन पढ़ा, तो क्या बिना उसके लैंग्वेज पढ़े आप सीधे ही केस पे जाते हो कि इस केस में ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था? नहीं, आप पहले उसकी थ्योरी समझते हैं, ठीक है ना। तो ठीक वैसा ही अगर किसी प्रोजेक्ट टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई आइडिया ही नहीं है, ऐसा हो सकता है, हर इंसान की कुछ सीमाएं होती हैं, आपकी सीमा है वहां पर, आपके वहां हाइपोथेसिस इज नल, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हो? तो फिर आप उसके ऊपर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं कि जरा देखें उसे, समझे उसे, ये है क्या चीज। तो अब ऐसी कंडीशन में आप वहां से जो समझ रहे हैं वहां से आपकी हाइपोथेसिस बनना स्टार्ट होती है। अब वो सही है या गलत वो हम रिसर्च में चेक कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर डेवलपिंग वर्किंग हाइपोथेसिस।
अब वापस यहां आते हैं, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। ये और कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे तो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन ये बहुत ही क्लोज है। एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे एंड कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आप लिटरेचर सर्वे करते हैं, इससे आपको क्या होगा, डेटा मिलेगा। आपको जो रिसर्च करनी है तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ डेटा चाहिए तो आप उसके लिए रिसर्च करते हैं, कहीं ना कहीं पता करते हैं, फाइंडिंग करते हैं, कुछ कहीं से मिले मटेरियल, ठीक है, तो उसको हम लिटरेचर सर्वे कह रहे हैं। लिटरेचर सर्वे जो लिटरेचर के थ्रू मिल रहा है। अब यहां पे लिटरेचर का मतलब सिर्फ साहित्य ही नहीं है, और भी चीजें हैं। आपने, जैसे मैं लीगल प्रोजेक्ट की बात करूं तो आपको कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं लीगल के अंदर, तो आप उसके बैरेक्ट को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या सोर्स आ गया, बैरेक्ट आ गया, और क्या आ गया भाई, आपने कोई कमेंट्री बुक पढ़ी है उसकी, तो कमेंट्री बुक आ गई उसकी। और कमेंट्री बुक भी अगर आपने 3-4 पढ़ डाली, ठीक है, तो उन सभी कमेंट्री बुक को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। और क्या है, और आपने कुछ जर्नल्स पढ़े हैं, जर्नल्स मतलब जैसे AIR है, SCC है, RCC है, और भी आते हैं खूब, WLC और भी हैं, तो आप उन जर्नल्स को भी इंक्लूड करोगे, ठीक है। और क्या आ गया जी, आपने जो है नॉलेज लेने के लिए, उसमें सर्वे करने के लिए आपने कहीं कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें आपको कोई बात मिल गई, कोई कमेंट मिल गया, कोई नोट मिल गया किसी ऑथर का या किसी जज का, जज भी आजकल करते हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाएगा, तो हम उसको भी लिख देते हैं, कोई न्यूज़पेपर सोर्स, ठीक है। या उस तरह की जानकारी आपको किसी टीवी से या रेडियो से मिल गई, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। मैं उसको लिख देता हूं ऑनलाइन सोर्स, ठीक है, जिसके अंदर टीवी, रेडियो। अब ये मत सोचता कि टीवी रेडियो ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन का मतलब सिर्फ इंटरनेट नहीं होता, ऑनलाइन मतलब जो ब्रॉडकास्ट टेलीकास्टिंग के जरिए अपने पास आता है, दैट इज ऑनलाइन। तो टीवी वैसे ही आता है, रेडियो की सूचना भी अपने को वैसे ही मिलती है, ठीक है, और इंटरनेट तो है ही। अब इंटरनेट के अंदर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई वेबसाइट है जो कि इस तरह के टॉपिक के बारे में कुछ मटेरियल रखती है, या फिर किसी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके आपने वेबसाइट पे जाकर कोई जजमेंट निकाल लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है, या आपने कहीं विकिपीडिया देखा है, एनसाइक्लोपीडिया देखा है, वो सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो इतना सारा हमने लिटरेचर सर्वे कर लिया। तो एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा गहन जो लिटरेचर सर्वे आपने किया है वो करना ही पड़ेगा। रीजन क्या है, आपको डेटा चाहिए, बिना डेटा लिए आप अपने हाइपोथेसिस को चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है। डेटा आ जाएगा तो कलेक्शन हो गया, ये तो अपने आप ही हो गया। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब आपके पास में डेटा आ गया, आपके पास हाइपोथेसिस है, आपने उसके ऊपर मेहनत कर ली है, चलो मटेरियल आपके पास आ गया, डेटा आ गया। अब उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंटरप्रेट करोगे तो उससे जनरलाइजेशन बढ़ेगा आपका। जनरलाइजेशन एक तरह से समझ होती है, ठीक है, जनरलाइज करने की आपकी पावर उसमें बढ़ जाएगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब इंटरप्रेट करने के इसमें तरीके होते हैं, मैं उन पर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है और आपके LLB लेवल पर उन सब की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए इतना कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है तो इसमें दो तरह के डेटा की बात की जाती है। एक तो होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। मैं यहां लिख दूं, देखो मैं यहां लिख देता हूं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। तो डेटा आपका क्वांटिटेटिव नेचर का भी हो सकता है जो आपने कलेक्ट किया, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन भी उस फॉर्मेट में होगा जिसमें फिगर्स आते हैं। और क्वालिटेटिव डेटा तो उसको जब आप पाओगे तो डेफिनेटली आप टेक्सचुअल फॉर्मेट में पाओगे, टेक्स्ट होंगे वो, तो उसको जब आप इंटरप्रेट करोगे तो वो भी टेक्सचुअल फॉर्मेट में करोगे। अब इंटरप्रेट करने के लिए आप रिसर्च मेथड अपनाओगे जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है क्लास के अंदर,
इसके रिसर्च मेथड कौन कौन से होते हैं, इसको यूज किया जाता है, वो अप्लाइड रिसर्च मेथड अपनाओगे या फंडामेंटल अपनाओगे, क्या करोगे, वो सब आप चेक कर लोगे। ऐसा करने से आप जनरलाइज करते हैं। और रिसर्च की जितनी भी स्टेप्स आप कवर करते जाते हो टाइम टू टाइम, तो हर एक स्टेज पर आपको पहले वाले डेटा को फिर से रेक्टिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है, चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। जो रिजल्ट आपने किसी रिसर्च में, मान लेता हूं कि आपने रिसर्च करना स्टार्ट की थी इस पॉइंट से और आप यहां तक पहुंच चुके हैं और बीच में कई स्टेप्स आई थी, तो यहां पर जो रिजल्ट निकला था किसी डेटा का, हो सकता है कि आगे वाली स्टेप पर वो ढंग से मैच नहीं कर रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपको इसको फिर से चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। तो जनरलाइजेशन क्या है, जनरलाइजेशन इज चेकिंग अगेन एंड अगेन टू वेरीफाई रिजल्ट्स ऑफ दोज डेटा एंड टू इंटरप्रीट दोज डेटा अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो दैट इज जनरलाइजेशन। इसकी जरूरत आपको बार बार पड़ सकती है और इसी से आप सही नतीजे पर पहुंचते हो। अदरवाइज आपके रिजल्ट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, जो कि घातक है। ठीक है ना, दिस इज नॉट गुड। रिसर्च के अंदर आपका रिजल्ट स्पेसिफिक, क्लियर होना चाहिए। तो बस इसमें आपके इस मॉड्यूल के अंदर इतनी बातें इस्तेमाल की गई हैं और ज्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो। सब कुछ आपको जो यहाँ पे रेगुलर क्लासेस हुई थी उसमें मैंने बताया था और कुछ में नया नहीं है आपके लिए, बस मैंने इनको एक जगह लाकर एक बार फिर से आपको करवा दिया है। ओके, तो इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं और आगे वाले लेक्चर के अंदर हम दूसरे मॉड्यूल कवर करेंगे जो कि हमारे कुछ दूसरे टर्म्स को इस्तेमाल करेगा, जो हमको एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कवर करने को मिलेगा। ओके, तो टेक केयर, इसमें इतना ही करते हैं, बाय।